स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सब। आई होप आप सब लोग ठीक हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। देखिए, इससे पहले हम ये फॉर्मूला कई बार यूज़ कर चुके हैं। जैसे कि आपको पता है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसका कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। और ये फॉर्मूला हम तब यूज़ करते हैं तब बिटवीन द प्लेट्स क्या फील होता है, एयर फील होती है। अब आपको ये अच्छे से पता है कि हमने ये क्वेश्चंस को काफ़ी बार हैंडल किया है कि जब भी हम यहाँ पे एक डाई इलेक्ट्रिक डाल देते हैं तो उसकी वजह से, जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, उसकी वजह से जो कैपेसिटेंस आता है वो आता है के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। मतलब जो हमारा एयर के अंदर जो कैपेसिटेंस था वो के टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है किसकी प्रेजेंस से, हमारे किसी मीडियम की प्रेजेंस से। तो इसको समझते हैं हम और अच्छे से। ये तो तब होता है फॉर्मूला बेटा तभी डाइलेक्ट्रिक कंप्लीटली फिल हो। अब आपके पास क्वेश्चन ये है कि मान लो ये कैपेसिटर है हमारा, अगर बीच में एयर है तो क्या फॉर्मूला आएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अगर अंदर पूरा डाइलेक्ट्रिक फिल है तो आएगा के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। और अगर क्वेश्चन ये आए कि इस पूरे दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस है डी, बट हम एक टी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक डाल दे, मतलब इस बार हमने डाइलेक्ट्रिक जो है उसकी थिकनेस बिल्कुल उतनी नहीं ली जितना प्लेट के बीच में गैप है, उसकी कम है, मतलब टी थिकनेस है और हमें पता है कि टी इज लेस देन डी। तो इस केस में हमारे कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला होगा। ये तो मिक्स हो गया कि मतलब ये पैरेलल प्लेट है, ये कुछ पार्ट ऐसा है जहाँ पे एयर है और कुछ पार्ट ऐसा है जहाँ पे एक मीडियम है। तो आज हमें मेनली इसी टॉपिक को डिस्कस करना है। इस टॉपिक पे जंप करने से पहले हम थोड़ा सा डाइलेक्ट्रिक के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ हमारे प्रीवियस टॉपिक जो हमने सब फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे, जहाँ पे हमने फील्ड और फोर्सेस के बारे में पढ़ा था। तो देखिए बेटा, सबसे पहले बात आती है कि डाइलेक्ट्रिक, इतने दिनों से हम ये वर्ड सुन रहे हैं डाइलेक्ट्रिक, ये होता क्या है। तो डाइलेक्ट्रिक बेसिकली ये एक मीडियम होता है। ये क्या होता है, एक मीडियम होता है। अब जैसे आपने कंडक्टर सुना है, अब कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर भी एक मीडियम होता है। कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, ये चार्ज को फ्लो करवा सकता है। चार्ज फ्लो क्या होता है, बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही होता है। तो ये हमारे कंडक्टर की प्रॉपर्टीज होती हैं। ऐसे ही हमारे डाइलेक्ट्रिक मीडियम की प्रॉपर्टीज होती हैं। ये एक इंसुलेटिंग मीडियम होता है। मीडियम तो होता है पर कैसा, इंसुलेटिंग मीडियम होता है, मतलब इसके पास कोई भी फ्री चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट नहीं होते। इंसुलेटिंग का मतलब होता है नो फ्री चार्ज कैरियर्स। अब बात आती है कि भाई ये मटेरियल आखिरकार करता क्या है। तो हम कुछ बेसिक बातें समझते हैं बेटा। हमारे पास डाइलेक्ट्रिक दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक, ये जस्ट बेसिक है, पोलर डाइलेक्ट्रिक। और एक होता है हमारे पास नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। पोलर का मतलब है दो पोलैरिटी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं बेटा, आपको ये पता है कोई भी एटम हो, हर एटम न्यूट्रल होता है, मतलब उसमें जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। न्यूट्रल एटम की हम बात कर रहे हैं, हम उसके आयंस की बात नहीं कर रहे। अब जैसे अगर मैं बात करूं H2O, तो इसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और दोनों ही कैसे हैं, न्यूट्रल हैं, मतलब इसमें जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव चार्ज अवेलेबल है, ठीक है। अब देखो, हमें ये तो पता चल गया कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज न्यूट्रल एटम में बराबर अमाउंट में होते हैं, पर दो कंडीशंस हो सकती हैं कि जैसे मान लो कोई भी एक मटेरियल है, उसका ये तो है सेंटर ऑफ पॉजिटिव और ये है सेंटर ऑफ नेगेटिव, और कुछ ऐसे मटेरियल्स होंगे जिनका सेंटर ऑफ पॉजिटिव और सेंटर ऑफ नेगेटिव बिल्कुल सेम पॉइंट पे होगा। देखिए, ये प्लस को तो मैंने डार्क बना दिया और माइनस को मैंने डॉट 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 की फॉर्म में बनाया है और बिल्कुल प्लस के ऊपर बनाया है। तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर जो है वो सेपरेटेड है, मतलब वो कॉन्साइड नहीं करते, ठीक है। तो हम कहेंगे कि इनके बीच में क्या है, एक डिस्टेंस है, और यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो कंसाइड करते हैं, ठीक है। ये बात समझ आई, एक दूसरे के ऊपर है बिल्कुल, जहां पे पॉजिटिव है वहीं पे नेगेटिव है। तो हम कहेंगे कि देखो, अब आप याद करो डाइपोल की सिचुएशन। डाइपोल क्या होता था, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। क्या इसमें कोई सेपरेशन है, नो। क्या इस पे सेपरेशन है, यस।
अगर इसमें पहले से सेपरेशन है और ये पॉजिटिव और नेगेटिव बिल्कुल इक्वल अमाउंट में है तो हम क्या कहेंगे कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड डाइपोल। तो इसका मतलब ये कैसा है, ये एक डाइपोल है, पर ये डाइपोल नहीं है, ध्यान रखना। तो देखना बेटा, हम ना कहाँ से शुरू किया था कि मान लो कोई भी एक मॉलिक्यूल है हमारे पास, वो मॉलिक्यूल कुछ ना कुछ न्यूट्रल एटम से मिलकर बना है जिसमें पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा। अगर तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में एक सेपरेशन है तो हम उनको बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स, और अगर उनके बीच में कोई सेपरेशन नहीं है तो हम उसको बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। जैसे अगर वाटर की हम बात करें तो H2O के अंदर हमारे पास क्या होता है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं उनके बीच में सेपरेशन होता है, तो H2O इज ए पोलर मॉलिक्यूल। मतलब हम कह सकते हैं कि उस मॉलिक्यूल में पहले से ही इनबिल्ट एक डाइपोल बना हुआ है, और डाइपोल है तो डाइपोल मोमेंट भी होगी। लेकिन ये वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके खुद की परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होती, उनको हम बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स या नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो बेसिक क्या समझा हमने कि डाइलेक्ट्रिक एक मीडियम होता है, इंसुलेटिंग मीडियम होता है, मतलब उसके पास कोई फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं होते। डाइलेक्ट्रिक दो तरीके के होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। पोलर वो होते हैं जिसके पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में कुछ डिस्टेंस होता है, मतलब वो एक डाइपोल को फॉर्म करते हैं, फॉर एग्जांपल H2O। और नॉन पोलर वो होते हैं जिनके पॉजिटिव और नेगेटिव कोइंसाइड करते हैं और उनके बीच में कोई सेपरेशन नहीं होता, यहाँ पे कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होती, फॉर एग्जांपल आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, अब बात आती है कि भाई ये हम सब क्यों पढ़ रहे हैं। हम ये इसलिए पढ़ रहे हैं, सपोज करो कि आपने एक स्लैब ले ली, ये स्लैब एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की स्लैब है। अब कौन सा डाइलेक्ट्रिक की है, हो सकता है पोलर की हो और हो सकता है नॉन पोलर की हो। अब देखिए, अगर पोलर की है तो इसका मतलब इसमें कुछ मटेरियल्स प्रेजेंट है, मतलब इसके कुछ एटम्स मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, ये रैंडम डायरेक्शन में होते हैं बेटा। देखिए प्लस माइनस माइनस प्लस, मतलब इसमें प्लस माइनस रहेंगे बट ये रैंडम तरीके से रहेंगे। अब मैं इसलिए बता रही हूं आपको, अगर आप एक सिंगल मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो हाँ उसके पास एक डाइपोल होता है, एक डाइपोल मोमेंट होता है। बट अगर मैं एक सिस्टम की बात करूं, एक मटेरियल की बात करूं, अब मटेरियल में एक मॉलिक्यूल तो होता नहीं। अब आपको ऑब्वियसली पता है कि एक मोलर जो हमारा अमाउंट होता है उसी के अंदर 6.023 × 10⁻23 एटम्स होते हैं। तो हमने क्या किया, एक स्लैब ली है। अब इस स्लैब में हमारे करोड़ों एटम्स प्रेजेंट है, मतलब मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। एक मॉलिक्यूल पे फोकस करोगे तो वो एक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा, बट ये सारे बेटा रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। रैंडमली ओरिएंट होने का मतलब है कि कोई इस डायरेक्शन में है, कोई ऊपर है, कोई दाएं है, कोई बाएं है, और इनकी रैंडम ओरिएंटेशन की वजह से, इनकी वजह से जो नेट फील्ड बनता है वो 0 होता है। और यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, तो इसमें तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसमें तो खुद का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हो ही नहीं सकता इनका। क्यों? क्योंकि डाइपोल बना सकता है, यहाँ पे तो पॉजिटिव और नेगेटिव सेम डिस्टेंस पे है तो उनका फील्ड तो बनेगा नहीं। तो यहाँ पे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, यहाँ पे भी नेट फील्ड 0 और यहाँ पे भी नेट फील्ड 0। बात समझ आई? इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की बात करोगे तो डाइपोल बनता है और नेट फील्ड होता है, बट एक सिस्टम की बात करेंगे, एक पूरे स्लैब की बात करेंगे, एक पूरे मटेरियल की बात करेंगे तो उनका नेट 0 ही होता है, क्योंकि सारे रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ आया? अब इसके बाद हम एक काम करते हैं, हम कहते हैं कि अब एक काम करो, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो, मतलब प्लेस ए डाइलेक्ट्रिक इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर क्या होगा? अब देखिए, फिर से वही बात कि भाई हम डाइलेक्ट्रिक को रख तो देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर से मैं फिलहाल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तुम्हें बना के दिखा नहीं दी। इसका ये मतलब नहीं है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, वो मैंने अभी जानबूझ के नहीं बनाई है। या फिर आप इसको ऐसे ही समझ लीजिए कि क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन केवल वहां नहीं बनाते जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। हमने इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया और ये पोलर है।
ऐसे ही हमने नॉन पोलर को भी रख दिया, और हम साथ साथ समझते चलते हैं कि अगर हम एक कंडक्टर को रख दे तो क्या फर्क पड़ेगा। ये कंडक्टर है। आई थिंक यहां तक बेटा सभी को क्लियर होगा कि हमने क्या किया, डाइलेक्ट्रिक के बारे में समझा। अगर डाइलेक्ट्रिक एक मटेरियल ले लें तो दोनों ही केस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर जीरो होता है। अब बात आती है कि अगर हम इसको एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, प्लेस ऑन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है उसके अंदर मटेरियल को रख दिया जाए, फिर क्या होगा। देखिए अब बेटा ये ऑलरेडी पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल है मींस इसमें डाइपोल्स बने हुए हैं। अब आपको ये पता है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब भी कोई डाइपोल रखा होता है तो उसके ऊपर एक टॉर्क लगता है। ये डेरिवेशन हमने किया है, ये माइनस ये प्लस, माइनस से प्लस उसकी डाइपोल मोमेंट होती है। और आपको पता है टॉर्क की कोशिश होती है इसको स्टेबल करने के लिए। कोई भी सिस्टम है बेटा वो अपनी स्टेबिलिटी की तरफ तो भागता ही है हमेशा। तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इसको स्टेबल करने की कोशिश करेगा। स्टेबल करने के लिए क्या करेगा कि इसके ऊपर टॉर्क लगाएगा और अपनी खुद की डायरेक्शन के अंदर इसको अलाइन कर देगा। आप रिमाइंड कीजिए बेटा कि ये जो सिचुएशन होती थी ये हमारी स्टेबल इक्विलिब्रियम होता था। तो अब देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये बहुत सारे डाइपोल्स हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन सभी डाइपोल्स को क्या करेगा, स्टेबल करने की कोशिश करेगा। स्टेबल कैसे होते हैं कि जब हमारा डाइपोल जो होते हैं ना बेटा, वो डाइपोल मोमेंट P और E उसकी डायरेक्शन सेम हो, और P का होता है माइनस से प्लस होता है। अब ये भी समझ सकते हैं, वरना आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव पे अपने डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, नेगेटिव पे अपने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो हम कहेंगे पॉजिटिव पे इन्होंने लगाया फोर्स अपनी डायरेक्शन में और नेगेटिव पे लगाया इसकी अपोजिट डायरेक्शन में। तो हमारे ये डाइपोल्स इस तरीके से अलाइन हो जाएंगे सारे के सारे। इसमें जितने भी डाइपोल्स थे, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाएंगे तो ये रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे, ये अलाइन नहीं होंगे। अब देखिए ये सारे अलाइन हो चुके हैं। अब यहाँ पे देखते हैं बेटा ये पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट को ऑलमोस्ट कैंसिल कर रहे हैं, काफी क्लोज हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि इनका इफेक्ट तो ऑलमोस्ट कैंसिल हो गया अभी, और किसका इफेक्ट बचा, बाउंड्री वालों का इफेक्ट बचा। आप सोचोगे मैंने क्यों कैंसिल किए, काफी क्लोज थे, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आपको पता है किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है तो डिस्टेंस भी मैटर करता है। जब उनका डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो कैंसिल ही कर देंगे एक दूसरे को। अब देखिए अब इनकी बाउंड्री पे जो पॉजिटिव नेगेटिव थे वो अब काफी सेपरेट हो चुके हैं, दूर हो चुके हैं, वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल नहीं करेंगे। अब देखिए अब अगर सिस्टम के अंदर की बात करूं मैं, तो ये सिस्टम का पॉजिटिव, ये सिस्टम का नेगेटिव, और पॉजिटिव टू नेगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से है। अगर मैं आपको डाइपोल की कहानी में थोड़ा अजीब भी लग रहा है तो मैं तुम्हें बता देती हूँ बेटा, एक बार हम डाइपोल वाली बात को रिपीट करते हैं कि पोलर मॉलिक्यूल्स के पास ऑलरेडी एक डाइपोल मोमेंट होती है, मतलब एक डाइपोल होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड उस डाइपोल को अलाइन कर देता है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम भी है तो आप ये समझ सकते हैं कोई भी मटेरियल है बेटा उसमें पॉजिटिव चार्जेस भी होते हैं और नेगेटिव चार्जेस भी होते हैं। जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्जेस के ऊपर फोर्स लगाएगा अपनी डायरेक्शन में और नेगेटिव के ऊपर लगाएगा अपने अपोजिट डायरेक्शन में। तो हम कहेंगे सारे पॉजिटिव यहाँ शिफ्ट हो गए और सारे नेगेटिव यहाँ शिफ्ट हो गए, तो भी तो हम इस सिचुएशन में पहुंच सकते हैं। और हम कहेंगे कि ये इंड्यूस चार्जेस हैं, ये चार्जेस किसकी वजह से बने हैं, ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बने हैं। अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो ऑब्वियस सी बात है माइनस होगा कुछ ना कुछ। तो जो ई नेट होता है ये होता है बेटा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इंड्यूस्ड फील्ड, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी आती है, ये जो इंड्यूस हो रहे हैं चार्जेस, मतलब ये जो प्लस है ये माइनस है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करते हैं, मटेरियल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करते हैं, मटेरियल की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब देखिए अब हम कहेंगे अगर हम इसको प्रॉपर तरीके से देखना चाहें तो ये होता है जितना इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा एयर में था उसको अगर मैं k टाइम्स कर दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है ना, देखिए जितना इलेक्ट्रिक फील्ड था और इससे अपोजिट हो गया तो कुछ ना कुछ फील्ड कम होगा। और इसका फॉर्मूला आप ऐसे भी समझ सकते हैं, आपको पता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, एक पॉइंट चार्ज की वजह से समझ लीजिए KQ/R²। K क्या होता है 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। आपको पता है सेम फॉर्मूला अगर मैं किसी मीडियम के लिए लिखूं तो वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और K हो जाएगा मल्टीप्लाई इसमें। या फिर आप कहते हैं कि ये नोट एयर को डिनोट करता है, मीडियम के लिए यहाँ पे भी M आना चाहिए, तो उसका भी यही फॉर्मूला होता है Q बाई। अब देखिए ये सारा क्या बन गया, ये सारा इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया एयर का, तो इसको K से डिवाइड करते किसका इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, मीडियम का। अपने फर्स्ट चैप्टर को याद कीजिए बेटा कि तब आप कहते थे कि अगर हमारे एयर के अंदर पार्टिकल रखा जाता है और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड E है और उसका फोर्स F है और उसी पार्टिकल को अगर हम मीडियम में रख दे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E बाई के और नेट फील्ड हो जाता है F बाई के। सबसे ऑलमोस्ट पहला फॉर्मूला हम पढ़ते हैं ये वाला, तो उसी की ही कॉपी है एक तरीके से कि किसी भी मीडियम के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एयर, मतलब जितना एयर के अंदर था बाहर से था पहले से, डिवाइड बाई की होता है। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ आया कि भाई जैसे ही हम एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो फील्ड होता है वो रिड्यूस हो जाता है। ये कहानी तो किसकी थी बेटा, पोलर की। अब आते हैं नॉन पोलर पे। नॉन पोलर में पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होते हैं, कोइंसाइड करते हैं। कोई बात नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा ना, फोर्स लगा के उनको सेपरेट कर देगा। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जब फोर्स लगाता है तो क्या होता है, पॉजिटिव अलग हो जाता है, नेगेटिव अलग हो जाता है। तो यहाँ पे डाइपोल पहले से था, परमानेंट था, यहाँ पे परमानेंट नहीं था पर इलेक्ट्रिक फील्ड ने डाइपोल बना दिया। अब डाइपोल आ गई तो कहानी फिर से वैसी ही हो गई। हम कहेंगे यहाँ पे सारे पॉजिटिव पहुंचेंगे, यहाँ पे सारे नेगेटिव, अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। और जो नेट, अब ये इंड्यूस्ड वाला है और ये एक्सटर्नल वाला है, तो नेट कितना हुआ, नेट हुआ जो एक्सटर्नल फील्ड आया है उसको K से डिवाइड कर दो। कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्टर में आप सेम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको पता है कंडक्टर के लिए K इंफिनिटी होता है और 1/∞ 0 हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जितना बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है, कंडक्टर अपने इलेक्ट्रॉन्स को तब तक शिफ्ट करता रहता है जब तक जो अंदर बनने वाला फील्ड है वो जस्ट इसके अपोजिट ना हो जाए, इक्वल एंड अपोजिट। और अगर ये दोनों फील्ड आपस में इक्वल एंड अपोजिट हो गए तो नेट तो अपने आप ही 0 हो जाएगा। ठीक है, ये एक्सटर्नल वाला, ये इंटरनल वाला, नेट हो गया 0। लेकिन हमारे डाइलेक्ट्रिक जो कि इंसुलेटिंग है उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, उसके पास एक लिमिटेशन होती है, उसके चार्ज बाउंडेड होते हैं, तो वो इतना ज्यादा इंडक्शन नहीं करवा सकता कि फील्ड 0 हो जाए। वो इतना ही मेहरबानी करता है कि फील्ड कम हो जाता है। कितना कम होता है, K टाइम्स कम होता है। तो जो ये बोर्ड पे लिखा हुआ है बेटा, ये कंक्लूजन आपको अपने वर्ड्स में लिखना है। और कंक्लूजन की बात सिर्फ ये है कि डाइलेक्ट्रिक एक इंसुलेटिंग मीडियम है, 2 तरीके का होता है। जब एक एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होता है। आपको फिलहाल इतनी ही इंफॉर्मेशन चाहिए अपने इस मेन टॉपिक को समझने के लिए। तो आप यहाँ से जो चीजें नोट डाउन करना चाहते हैं वो वीडियो को पॉज करके कर लीजिए। अब हम आगे चलते हैं बेटा। इतना समझ आया, क्या समझ आया हमें, क्या की पॉइंट याद रखना है कि जैसे ही एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो रिड्यूस हो जाता है। और कितना होता है, वो एयर के मुकाबले K टाइम्स रिड्यूस होता है। मतलब एयर में जितना फील्ड था, जितना मतलब आपने बाहर से लगाया था फील्ड, उसके डिवाइड में K कर दो, फॉर्मूला तैयार हो गया। अब देखिए, अब हम फिर से एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेंगे बेटा। ये रहा हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इस प्लेट के अंदर, इस प्लेट का एरिया होगा A, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। चार्ज डेंसिटी की बात करें तो ये प्लस सिग्मा होगा, ये माइनस सिग्मा होगा। दोनों के बीच का सेपरेशन D है और इनके बीच में हम एक स्लैब डालेंगे, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा K। तो हम कहेंगे कि इंसर्ट a dielectric slab between the plates of conductor, plates of capacitor, अब देखिए, अब ये जो डाइलेक्ट्रिक है इसकी जो थिकनेस है बेटा इस बार, वो थिकनेस है T। वो थिकनेस कैसी है, T। हमने इंसर्ट ए डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर हैविंग थिकनेस T।
एक सेकंड, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, थोड़ी कंफ्यूजन ना हो। हम कहेंगे इंसर्ट ए डाइलेक्ट्रिक ऑफ विड्थ T between the plates of a capacitor having plate area A and separation D। हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले रहे हैं जिसकी प्लेट का एरिया ए है, उनके बीच का सेपरेशन डी है, और उसमें एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल रहे हैं जिसकी थिकनेस कितनी है, टी है, जिसकी विड्थ कितनी है, टी है। ठीक है, अब देखिए, अब आप इसको थोड़ा ऐसे नहीं समझ सकते कि भाई इसको 3 पोर्शन में डिवाइड हो गया। देखो 1, 2 और 3। फर्स्ट पोर्शन में क्या है, फर्स्ट पोर्शन में है एयर, सेकेंड पोर्शन में है मीडियम हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, और थर्ड में भी क्या है, एयर है। अब देखिए, ये पॉजिटिव प्लेट या नेगेटिव प्लेट एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगी ना, तो आप ये सोच कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन फर्स्ट रीजन वो होगा जो प्लेट जनरेट करेगी, और प्लेट कितना करते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड के अंदर क्या होगा, हमारे पास होगा सिग्मा अपॉन, सोचिए बेटा मीडियम आ गया तो जितना हमारे एयर में था उससे के डिवाइड करना है, तो हम कहेंगे के एप्सिलॉन नॉट, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और जो थर्ड वाला है उसका भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल इतना ही होगा ना। ठीक है, अब देखिए, जो सेकंड रीजन में जिसको बोल रही हूं, थिकनेस कितनी है उसकी, उसकी थिकनेस है टी। फर्स्ट रीजन और सेकंड रीजन, सो सेकंड की है टी और फर्स्ट और थर्ड की मिला के कितनी होगी, सोचिए इतना डी है और ये टी है, तो एयर कितने में फिल है। या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जहां तक डाइलेक्ट्रिक फील्ड है, डाइलेक्ट्रिक फील्ड कितनी जगह में है, टी जगह में, और एयर कहां कहां फील्ड है, वो है डी माइनस टी, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक के अलावा तो एयर ही बची ना। तो हम कहेंगे इसके अंदर कि डाइलेक्ट्रिक is filled in distance T और air is filled in distance D minus T। दो ही चीजें हैं, टोटल है D, T जगह में आ चुका डाइलेक्ट्रिक, तो बाकी बची हुई जगह में क्या आएगी, एयर ही तो आएगी। ठीक है, अब आपको ये पता है बेटा कि अगर मैं V निकालना चाहूं, V क्या होता है, V दोनों प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहती हूं, तो आपको पता है V इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब V स्केलर है तो मैं उसको सिंपल ऐड कर सकती हूँ। अब ऐड कर सकते हैं तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे इस V को यहां से यहां तक जो V है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। एक तो V कौन सी, जो एयर में है, और एक V कौन सा, पोटेंशियल डिफरेंस कौन सा, मीडियम के लिए। अब इनका फॉर्मूला कहां से आएगा, अब हमें ये पता है बेटा कि V इज इक्वल टू ई और डी के टर्म्स में फॉर्मूला होता है ना, V इज इक्वल टू ई इंटू डी, मतलब ये D क्या है, डिस्टेंस एक तरीके से। तो अब एक बात देखिए, आप इस फॉर्मूले को यूज करते हैं हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम V निकालना चाहते हैं एयर में, तो हम कहेंगे E, ये भी एयर का, और डिस्टेंस कौन सा, ये भी एयर का। तो फॉर्मूले में पुट कीजिए, एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और एयर का डिस्टेंस कितना है, एयर का डिस्टेंस है D माइनस टी। ठीक है, और ऐसे ही V निकालिए मीडियम के लिए, V निकालेंगे मीडियम में तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा मीडियम का और डिस्टेंस भी होगा मीडियम का। तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा K टाइम्स से डिवाइड, और डिस्टेंस है मीडियम का T। अब इन दोनों वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, हम कहेंगे ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 3। तो हम कहेंगे यूजिंग सेकंड एंड थर्ड, तो V हो जाएगी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। व्हाट इज V, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। ये हो जाएगा एयर का पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब सिग्मा एप्सिलॉन नॉट और D माइनस टी, प्लस सिग्मा K एप्सिलॉन नॉट इंटू टी। अब देखिए, आपने V निकाल लिया और आपको पता है कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस इज Q बाई V। अब देखिए सिग्मा क्या है,
चार्ज डेंसिटी, ये सिग्मा क्या है, चार्ज डेंसिटी। अब सिग्मा क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। तो आप सिग्मा को लिख सकते हैं या तो चार्ज पर यूनिट एरिया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए बेटा सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट को बाहर निकाल लीजिए, अंदर क्या बचा, d माइनस टी प्लस टी बाई के। सिग्मा को मैं क्या लिख सकती हूँ, q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया d माइनस टी प्लस टी बाई के। अब देखिए c होता है q बाई v, तो v का फॉर्मूला हम ऊपर से पुट कर सकते हैं, q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी प्लस टी बाई के। q से q कैंसिल हो गया बेटा, इसको घुमा के ऊपर लेके जाएंगे तो हम फॉर्मूला बना देंगे कि c इज इक्वल टू a एप्सिलॉन नॉट और अपॉन में d माइनस टी और प्लस टी बाई के। ठीक है, अब ये हो गया हमारा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला है कैपेसिटेंस का, तब हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी जिसकी थिकनेस कितनी है t। तो ये हमारा फिलहाल आंसर है। इस आंसर के ऊपर हमें फर्दर डिस्कशंस करने हैं, पर फिलहाल आपको वीडियो पॉज करके और ये पूरा टॉपिक नोट करना है, ये हमारे बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आई थिंक नोट कर लिया होगा बेटा आपने। अब देखिए, अब इसके ऊपर फर्दर डिस्कशंस क्या करते हैं। आपको पता है कि ये तो स्लैब छोटी है, पूरी की पूरी मतलब जितना स्पेस है उसके बीच में उतनी नहीं है। अगर मान लो ये t थिकनेस ये पूरा पूरा d के बराबर हो जाए, t इज इक्वल टू d का क्या मतलब है कि जो स्लैब है वो कंप्लीटली फिल है। कैसी फिल है, कंप्लीटली। अब कंप्लीटली तो हम बहुत पहले से फॉर्मूला याद करते हैं कि k मल्टीप्लाई हो जाएगा। कहां से देखते हैं, t अगर d के बराबर तो पुट कीजिए, c क्या होगा, a एप्सिलॉन नॉट d माइनस, जहां जहां पे t है वहां पे d कर दीजिए। ये तो हो गया कैंसिल, के घूम के जाएगा ऊपर, और ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है कैपेसिटेंस इन एयर। तो यहां से हमें फॉर्मूला मिल गया कि कैपेसिटेंस इन मीडियम इज के टाइम्स ऑफ कैपेसिटेंस इन एयर। इसको हम शॉर्ट में ध्यान रखेंगे कि तब भी एक कैपेसिटर में कंप्लीटली एक डाइलेक्ट्रिक फिल करेंगे और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो नेट कैपेसिटेंस के टाइम इंक्रीज करेगी। ये हमारा आज का सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था। हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी का बेसिस यहीं से स्टार्ट होता है, और ये फॉर्मूला आपको अब पता है कि टॉपिक पढ़ने से पहले से यूज करते आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, अब ये तो हो गया बेटा हमारा बोर्ड लेवल का क्वेश्चन जहाँ पे ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। अब ये जो आगे हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हमारे कंपटीशन के भी हैं एज वेल एज बोर्ड्स के भी हैं। जो थोड़े नॉर्मल लेवल के होंगे वो बोर्ड्स के होंगे, थोड़ा सा लेवल हाई करते हैं वो कंपटीशन के बन जाएंगे, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा हमारा। तो देखिए आगे चलते हैं और इसके आगे फर्दर टाइप्स को डिस्कस करते हैं कि इसको आगे मॉडिफाई करके इन फॉर्मूला को कहाँ यूज करते हैं। तो देखिए बेटा, अब आप क्या था कि अब तो सिंपल आपने क्या किया, एक स्लैब ली, उसको फिल कर दिया एक कैपेसिटर के अंदर। अब इसी क्वेश्चन को हम कैसे मोल्ड कर सकते हैं, कैसे इसको और ज्यादा टिपिकल बना सकते हैं, वो देखिए। अभी भी यही होगा, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होगा और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर एक डाइलेक्ट्रिक डाला जाएगा। तो ये देखिए बेटा, मान लो ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इस तरीके से प्लेट एरिया ए है और यहां पे इसके दो पार्ट कर दिए, ये टोटल डिस्टेंस d है, और इस डाइलेक्ट्रिक के हमने दो पार्ट कर लिए। ये जो पार्ट है ये क्या होगा, एक तरीके से d/2, और ये भी क्या हो गया, d/2 हो गया। डिस्टेंस के हिसाब से तोड़ दिया आपने। यहाँ पे आपने एक डाइलेक्ट्रिक फील्ड कर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, और यहाँ पे आपने एक दूसरा डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया। कंप्लीटली फिल किया है, लेकिन पहले कैपेसिटर के दो पार्ट हैं, इस पार्ट में K1 का किया है और इस पार्ट में K2 का। पिछले वाले क्वेश्चन से फर्क समझ आया क्या है, पहले वाले में अगर ये कैपेसिटर था तो उसको कंप्लीटली K से फिल किया था, तो हमने कहा था कि एयर में जो फॉर्मूला होगा उसको K से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, फिर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बेटा, C का फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A/d, और ये फॉर्मूला हमारे बहुत काम आएगा। ठीक है, दूसरी चीज जो डाइलेक्ट्रिक डाला जाता है उसका K यहाँ मल्टीप्लाई होता है, ये चीज भी ध्यान रखनी है। तो इस क्वेश्चन को हम फर्दर मॉडिफाई कैसे करेंगे, हम इसको ऐसे करेंगे। देखिए
पहले तो आपको सबसे पहले ये इमेजिन करना है कि इसमें क्या हो रहा है। अब आप एक बात सोचिए, ये कैपेसिटर है, इसको आपने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, तो मैं ऐसे बना दूं कि भाई ये इसका हाफ पोर्शन बना दिया मैंने पहले, जिसका यहाँ पे d/2 डिस्टेंस है, ठीक है। एरिया कितना है हमारा इसका प्लेट का, सॉरी बेटा इसमें एक छोटी सी मैंने मिस्टेक कर दी आपके सामने। यहाँ पे क्या है बेटा, डिस्टेंस तो ये होता है ना, आई एम सो सॉरी, ये होता है डिस्टेंस, तो ये तो एरिया होता है हमारा, ये प्लेट है। यूजुअली हम ऐसे बनाते हैं, उसको डिस्टेंस लेते हैं, तो वो थोड़ा सा इस तरीके से मिसमैच हो गया। यहाँ पे देखिए ये प्लेट है हमारी, ये प्लेट का एरिया ए है, तो अब इसको आप हाफ करोगे तो आधा एरिया ये रहा और आधा ये रहा, तो ये एक्चुअली a/2 और a/2 है, ठीक है, डिस्टेंस d है। तो हम ये कहेंगे कि चलो इस डायग्राम को रीड्रॉ करते हैं। ये हमारी प्लेट थी, अब आपने अगर प्लेट को दो पार्ट में तोड़ दिया तो हम दो पार्ट में तोड़ लेते हैं। ये प्लेट का एरिया a/2, थोड़ा सा गैप कर दो इसमें, और ये प्लेट का एरिया a/2, ठीक है। अब देखिए डिस्टेंस थोड़ा ना चेंज हुआ है, डिस्टेंस तो इसका भी d है और इसका भी d है, तो ये कैपेसिटर है जिसका डिस्टेंस d है। अब देखिए इस पार्ट में क्या फिल है, K1, और इस पार्ट में क्या फिल है, मेटेरियल जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है। ध्यान से देखिए, ये पूरी प्लेट से इसको कनेक्ट किया हुआ है, इसका मतलब ये दोनों प्लेट एक जगह पे कनेक्टेड है और ये दोनों प्लेट एक जगह पे कनेक्टेड है। ये डायग्राम क्या आपको पैरेलल जैसा नजर नहीं आ रहा? देखिए इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके देखिए, ठीक है, ये ऐसे बन जाएगा। दो कैपेसिटर कहाँ कनेक्ट है, पैरेलल में कनेक्ट है। लेकिन दोनों कैपेसिटर के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो कैपेसिटर है इसका एरिया a/2 है, ना कि a है। तो हम कहेंगे ये जो सामने डायग्राम है, ये डायग्राम ये बातें बता रहा है कि इसमें दो कैपेसिटर हैं, दोनों कैपेसिटर पैरेलल में लगे हुए हैं। कहाँ से पता चला? ये देखिए बेटा, ये पूरी प्लेट है, ये बीच में से आपने डिवीजन कर दिया, तो ये एक कैपेसिटर, ये एक कैपेसिटर, इस कैपेसिटर की ये एक प्लेट और ये एक प्लेट। अब ये टर्मिनल निकाला है, यहाँ पॉजिटिव लगाओगे तो इस पे भी पॉजिटिव जाएगा, इसके भी पॉजिटिव। जब पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्ट होता है और नेगेटिव नेगेटिव एक साथ होता है तो वो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। सीरीज में तो एक प्लस के साथ एक माइनस लगा होता है, ठीक है। अब देखिए, अब हम कहेंगे कि ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जो कि एरिया कितना रखता है a/2। तो इसको ड्रॉ कर लीजिए कि एरिया यूज करना है a/2, डिस्टेंस यूज करना है d, और मटेरियल डाला है K1 का। एरिया है a/2, डिस्टेंस है d, और मटेरियल डाला है K2 का। अब देखो इसका तुम कैपेसिटेंस निकाल सकते हो। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? अगर एयर फिल है तो एप्सिलॉन नॉट ए मतलब एरिया, इसका एरिया कितना है a/2, इसका डिस्टेंस कितना है d, और क्या मटेरियल फिल है? बिल्कुल फिल है, कंप्लीटली फिल है, हाँ जी, तो हम k से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये इस वाले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस आ गया। इस वाले का निकाल सकते हो, खुद से ट्राई करना बेटा। देखिए मटेरियल है कंप्लीटली फिल, तो K2 एप्सिलॉन नॉट, एरिया कितना है a/2, डिस्टेंस कितना है d। और दो कैपेसिटर्स को पैरेलल में कैसे कनेक्ट किया जाता है? तो हम कहेंगे फिर उसका आंसर होता है C1 + C2। तो आई थिंक ये क्वेश्चन सबके समझ आया होगा कि कैसे किया है। अब इसी के और एक्स्ट्रा वर्जन्स के ऊपर चलते हैं बेटा कि इसमें और क्या क्या हो सकता है। देखिए ये तरीके हैं जिससे डाइलेक्ट्रिक को चेंज कर करके हम फिल करेंगे। कॉन्सेप्ट सेम रहेगा हमारा, केवल दो फॉर्मूले यूज और सारा क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट है डायग्राम हमारे पास कि यहाँ पे ये फिर से एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। अब कोई कंफ्यूजन नहीं करेंगे हम, ये डिस्टेंस d है, ये एरिया a है, ये प्लेट एरिया a है। इस बार भी इस कैपेसिटर के दो पार्ट कर दिए, बट वो इस तरीके से किए। यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया जो K1 है, यहाँ पे दूसरा कर दिया जो K2 है। अभी कैसे सॉल्व होगा? देखिए, क्या इसमें एरिया में चेंज हुआ है? नहीं। इसको भी हम दो कैपेसिटर समझ सकते हैं। देखिए ऐसा नहीं लग रहा आपको? ये एक प्लेट, ये फिर बीच में एक वायर लगा दो, किसमें दिख रहे हैं कैपेसिटर? देखिए एरिया a, डिस्टेंस d/2, एरिया a, डिस्टेंस d/2
हो गया। ये दो सीरीज में कनेक्ट हैं, ये प्लेट के ऊपर मान लो पॉजिटिव चार्ज आता है, ये नेगेटिव, तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, तो एक नेगेटिव से एक पॉजिटिव कनेक्ट है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, देखिए ये बीच में एक दीवार लगा दी मैंने, ठीक है। तो ये एक कैपेसिटर, ये कैपेसिटर साइड बाय साइड रखे हुए, कैसे कनेक्ट होंगे, सीरीज में कनेक्ट होंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका कैपेसिटेंस निकालते हैं। व्हाट इज कैपेसिटी, क्या आएगा, ये K2 है, ये K1 है, इसको C2 बोल देते हैं। K2 मटेरियल कंप्लीटली फिल है, K2 लिखो। उसके अलावा एप्सिलॉन नोट, एरिया कितना है प्लेट का, A है, और डिस्टेंस कितना है, D/2। आ गया आंसर। इसका लिखो, K1 मटेरियल है, एप्सिलॉन नोट है, A है और D/2 है, और दोनों को सीरीज में कैसे कनेक्ट करते हैं, इस तरीके से। हो गया, डन। आगे के मॉडिफिकेशन देखते हैं और कैसे हो सकते हैं। ये सारे बेटा बोर्ड लेवल के भी क्वेश्चंस हैं, ये सिर्फ कंपटीशन ही, आपको बोर्ड में भी फेस करने हैं सेम क्वेश्चंस इसी तरीके से। देखिए अब इसको हम इस तरीके से डिवाइड करेंगे, एक बार तो कर दो इसको बीच में से डिवाइड, मतलब ये एरिया कर दो हाफ और ये एरिया कर दो हाफ, यहाँ एक फिल कर दो मटेरियल K1 का, और ये जो पोर्शन बचाना इसका भी हाफ कर दो, यहाँ पे कर दो K2 का और यहाँ पे कर दो K3 का। देखिए इस तरीके से एरिया हाफ हो गया, इस तरीके से डिस्टेंस हाफ हो गया। वैसे ट्रिक बता दो छोटी सी, तब डिस्टेंस चेंज होता है ना, मतलब हाफ हो जाए 1/3 हो जाए तो वो सीरीज कनेक्शन में जाता है, और तब एरिया चेंज करता है ना तो वो पैरेलल कनेक्शन में जाता है। अब देखिए, अब यहाँ पे सोचिए कि क्या होगा, इन दोनों का क्या चेंज हुआ, डिस्टेंस, इसका मतलब ये दोनों है सीरीज में, तो बना लो, इसको नाम दे दो 1 2 3। इसका मतलब जो 2 और 3 है वो सीरीज में है, तो पहले तुम 2 और 3 को सीरीज में लगा दो, लगा के सीरीज में, और इनका जो आंसर है उसके आंसर से ये पूरा स्लैब बन जाएगा। अब इसमें क्या चेंज हुआ है, एरिया डिवाइड हुआ है, जिसका मतलब ये पैरेलल में है, तो ये जो 2 का आंसर है ये थर्ड वाले के साथ, मतलब हमारे नाम से फर्स्ट है ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड, ये पैरेलल में है। इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, इस कैपेसिटर के लिए लिखिए, मीडियम कंप्लीटली फिल है K1, एप्सिलॉन नोट, एरिया कितना है A/2, डिस्टेंस कितना है D। इसका कैपेसिटेंस लिखिए, हम लेंगे एप्सिलॉन नोट, K2 तो आएगा ही आएगा, एरिया हाफ हो चुका है, देखिए ये पूरा एरिया A गिवन था तुम्हें, तो ये कितना बचा फिर A, अरे ये पूरा A था तो A/2 बचेगा, और डिस्टेंस भी कितना हो गया D/2, बस हो गया सॉल्व। ये इसका कैपेसिटेंस लिखिए, K3 एप्सिलॉन नोट, एरिया कितना A/2, डिस्टेंस कितना D/2, हो गया सॉल्व। ठीक है, इन दोनों को पैरेलल सीरीज में लगा दीजिए, उनके आंसर को इसके साथ पैरेलल में लगा दीजिए, हो जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि एक और टॉपिक आता है, ये भी बेटा हमारे बोर्ड्स में ऑलमोस्ट 5 मार्क्स में कई बार क्वेश्चन बनता है, पूरा ऐसे क्वेश्चन बन जाता है। ये चीज हमने थोड़े दिन पहले भी डिस्कस की थी, बट फिर भी हम इस चीज को रिपीट कर रहे हैं। ये तो था कि इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन ए कैपेसिटेंस। अब इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक में ही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है। देखिए, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मतलब आपने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर दिया किसके अंदर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के अंदर। अब ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली जा रही है ना, इसको डालने के 2 तरीके होते हैं। कैसे, देखिए दोनों तरीकों को हम एक साथ डिस्कस करेंगे ताकि तुम्हें फर्क समझ में आए। हम कहेंगे कि एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डाला जा रहा है व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड। अब सिचुएशन सुनिए, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया जिसका अगर एयर है जिसके बीच में तो उसका कैपेसिटेंस C है, और उसको एक V वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, और कनेक्ट करके आपने इसको चार्ज कर दिया। ये चार्ज हुआ, चार्ज होते ही इसके पास पोटेंशियल डिफरेंस आ गया V, और उसके ऊपर चार्ज आ गया Q। इस सिचुएशन के बाद आप डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे, मतलब ये सिचुएशन है, उसके बाद आप डाइलेक्ट्रिक डालने जा रहे हैं और बैटरी कनेक्ट रहेगी। आप डाइलेक्ट्रिक डाल दीजिए, बैटरी कनेक्ट रहेगी। इसमें देखिए क्या होगा, हम कहेंगे
यहाँ पे फिर से एक पैरेलल प्लेट है, पोटेंशियल डिफरेंस V है, आपने इसको चार्ज तो कर दिया, मतलब यहाँ पे आ गया V पोटेंशियल, चार्ज आ गया Q, कैपेसिटेंस है C। बट देखिए बैटरी अभी कनेक्टेड नहीं है, बैटरी ओपन है, मतलब एक तरीके से आपने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, चार्ज करवाने के बाद डिस्कनेक्ट कर दिया, तो हम कहेंगे बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। दोनों सिचुएशन समझ आई? दोनों में कैपेसिटर को चार्ज तो करना ही करना है, एक को चार्ज होते रहने देना है और बैटरी कनेक्ट रखेंगे, एक में बैटरी को हटा देंगे और फिर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डालेंगे। तो देखिए दोनों में क्या क्या फर्क आएगा। एक पॉइंट ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे हमें हर चीज का मतलब समझना है। बेटा कैपेसिटर में बैटरी चाहे लगी हुई हो चाहे हटी हुई हो, अगर उसका कैपेसिटेंस एयर में जो है, अगर एयर में उसका कैपेसिटेंस C है, तो डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद उसका कैपेसिटेंस हमेशा इंक्रीज करेगा। मतलब हम ये कहते हैं, इसको भी दो पार्ट में बना देते हैं, बिफोर डाइलेक्ट्रिक और आफ्टर डाइलेक्ट्रिक। मान लीजिए डाइलेक्ट्रिक डालने से पहले अगर कैपेसिटेंस C है, तो डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद ये K टाइम्स ऑफ C हो जाएगा, चाहे बैटरी कनेक्ट रहे और चाहे बैटरी डिस्कनेक्ट रहे। तो सेम चीज हम यहां कहेंगे, बिफोर डाइलेक्ट्रिक और आफ्टर डाइलेक्ट्रिक। कैपेसिटेंस की बात की जाए तो पहले अगर C था, डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद डाइलेक्ट्रिक का अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है तो ये K टाइम्स ऑफ C हो जाएगा। अब बात करते हैं बेटा कि बैटरी कनेक्ट रखने से और बैटरी को डिस्कनेक्ट रखने से क्या फर्क पड़ेगा। तो ध्यान रखना कि जब हमने चार्जिंग प्रोसेस पढ़ी थी तो हमने कहा था कि यहाँ पे चार्ज जब तक फ्लो करेगा तब तक ये बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखेगी। जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ क्रिएट हो गया फिर चार्ज फ्लो नहीं करेगा। लेकिन एक बात बताइए, ये तो तब की बात है, चार्ज कब तक फ्लो नहीं करेगा तब उनका पोटेंशियल डिफरेंस बराबर नहीं हो जाए, बराबर होगा तो अब चार्ज फ्लो करना बंद कर देगा। अब एक बात सोचिए, एक अनचार्ज कैपेसिटर है, अगर आप बैटरी ही नहीं लगाएंगे कभी चार्ज हो पाएगा नहीं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कौन मेंटेन करेगा, बैटरी मेंटेन करेगी। तो हम कहेंगे कि बैटरी अपनी तरफ से कोई चार्ज नहीं देती, बैटरी चार्जिंग प्रोसेस में हेल्प करती है, और बैटरी नहीं है तो अब कोई चार्जिंग करवा नहीं सकता। तो ध्यान रखना कि जब बैटरी डिस्कनेक्ट होती है ना तो जो Q है वो कांस्टेंट रहेगा। चार्ज इज ए कंजर्व क्वांटिटी, जितना आ चुका है चार्ज एक बार बैटरी की हेल्प से, अब बैटरी नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो अब कोई ऐसा नहीं है जो चार्ज को फ्लो करवा सके, और जो चार्ज आ गया वो कहीं जा नहीं सकता। तो अगर बैटरी डिस्कनेक्ट है तो Q कांस्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे तो बैटरी कनेक्ट है ना बेटा, आपने इसमें कुछ भी चेंजेस किए, उस चेंज की वजह से मान लो इसकी वोल्टेज में फर्क आ गया, इसके पोटेंशियल डिफरेंस में फर्क आ गया, बैटरी क्या करेगी, फटाफट बैटरी यहाँ पे उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करवा देगी। तो मतलब बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करवाती है, तो अगर आप बैटरी लगी हुई और फिर आप छेड़छाड़ करेंगे कुछ तो पोटेंशियल डिफरेंस को नहीं गिरने देगी बैटरी। बैटरी किसकी गारंटी लेती है, पोटेंशियल डिफरेंस की, जब तक मैं हूं तब तक पोटेंशियल डिफरेंस V रखूंगी, ठीक है ना। तो बैटरी ने कहा कि V रहेगा इस केस में जी कांस्टेंट। चार्ज हमें नहीं पता कैसे फ्लो कर रहा है, क्या फ्लो कर रहा है, चार्ज का एक फंडा है हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है बस, और मेरा काम है पोटेंशियल को मेंटेन करवाना। तो देखिए बेटा अब हमें कहेंगे कि वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस कह दीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस अगर बैटरी कनेक्ट है तो पहले भी V और बाद में भी V, ठीक है। तो बात आती है चार्ज की। अब देखिए Q इज इक्वल टू CV होता है ना। अब V तो क्या है, कांस्टेंट, V तो है कांस्टेंट जी, तो फर्क किसका पड़ेगा, C का। अब शुरू में अगर कैपेसिटेंस C है और बाद में कैपेसिटेंस K टाइम इंक्रीज होगा, ये क्या हुआ, ये हो गया K टाइम्स
इंक्रीज। तो भाई Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, तो अगर C जो है वो K टाइम इंक्रीज होगा तो Q भी K टाइम इंक्रीज होगा। तो जो नया Q आएगा, नया चार्ज आएगा, वो आएगा K टाइम्स ऑफ ओरिजिनल चार्ज, मतलब K टाइम्स इंक्रीज करेगा। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे चार्ज क्या रहेगा बेटा, चार्ज रहेगा Q पहले भी और बाद में भी, मतलब कांस्टेंट। कंफ्यूजन यहाँ लिखते हैं, ये होगा K टाइम्स इंक्रीज। अब देखिए यहाँ पे तीसरी चीज की बात करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू Q बाई C, मतलब V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। अगर पहले पोटेंशियल डिफरेंस V था और जो C के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो C अगर बड़ा है तो इनवर्सली मतलब V क्या होगा, डिक्रीज, तो V हो जाएगा V बाई K, मतलब K टाइम्स डिक्रीज। ठीक है भाई, क्या ये बात समझ आई? अब आगे देखिए, अब हम ये कहेंगे एनर्जी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो अगर एनर्जी की बात करें तो हमारे पास एनर्जी होती है U, किसी भी फॉर्मूले का यूज कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ज्यादा अच्छा ये है, देखो एक होता है हाफ CV², एक होता है हाफ Q² बाई C। ध्यान देना बेटा, ये तो इनिशियल वैल्यू C थी, फाइनल वैल्यू V थी, इनिशियल वैल्यू Q थी, इनिशियल वैल्यू C थी, ये सारी की सारी इनिशियल वैल्यू है। यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएंगी, फाइनल वाली। तो हम कहेंगे देखो फाइनल एनर्जी क्या होगी, हाफ फाइनल C क्या हो गया, C की जगह लिखना पड़ेगा KC, और वोल्टेज तो क्या है, पहले जितनी है V, तो इसका मतलब क्या एक्स्ट्रा आ गया K, तो नई एनर्जी आ गई K टाइम्स ऑफ हाफ CV²। आप इसको दूसरे फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, ध्यान से सुनना। हाफ नया Q कितना हो गया, K टाइम्स ऑफ Q, नया C कितना हो गया, K टाइम्स ऑफ C। यहाँ पे K का स्क्वायर आएगा, नीचे एक K है तो एक K से एक K कैंसिल होगा, तो ऊपर एक K बचेगा, तो ये भी क्या हुआ बेटा। फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं होती, आप उस चीज को प्रेफर कीजिए जिसमें आपको कम से कम चेंजेस करने पड़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये दो फॉर्मूले हैं आपके पास, आपको अगर Q और C की फॉर्म में लिखना है तो Q भी चेंज हो रहा है, C भी चेंज हो रहा है। यहाँ पे देखिए C चेंज हो रहा है, V कांस्टेंट, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए ना। यहाँ पे आप कहोगे V तो कांस्टेंट है, बस C का इफेक्ट देखना है, C बढ़ गया तो U भी बढ़ गया। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि जो हमारी एनर्जी है वो K टाइम्स इंक्रीज करेगी। यहाँ पे हम लिखते हैं, फिर से एनर्जी की बात आती है, एनर्जी होती है U इज इक्वल टू हाफ। यहाँ पे देखिए चीज कांस्टेंट क्या है, यहाँ पे चार्ज कांस्टेंट है, तो मैं Q वाला फॉर्मूला प्रेफर करना चाहूंगी, मैं कहूंगी Q² बाई C। Q तो है कांस्टेंट, C क्या हुआ है, इंक्रीज। अब C है डिवाइड में, तो इसका मतलब क्या होगा, देखो हाफ Q तो कांस्टेंट और C की जगह आएगा KC, मतलब 1/K और हाफ Q² बाई C, मतलब K टाइम डिक्रीज हुई है, यहाँ पे इंक्रीज हुई है, यहाँ पे डिक्रीज हुई है। ये पूरी की पूरी टेबल जो है आपको अपनी बुक में भी मिल जाएगी बेटा, मैं आपको पेज नंबर बता देती हूँ। 119 पे भी आपके पास ये एनर्जी प्रेजेंट, ये टेबल प्रेजेंट है, पर आपको जो है ये नोट करनी है, ये आपके बोर्ड में भी काम आएंगी और ये आपके कंपटीशन में भी काम आएंगी। ठीक है, और इसके अलावा बेटा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप को कई बार इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी पूछ लिया जाता है, तो ध्यान से देखिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यहाँ पे क्या रहेगा, V के अकॉर्डिंग हो जाएगा। डिस्टेंस तो आप चेंज कर नहीं रहे, आपका फॉर्मूला होता है ना कि V इज इक्वल टू, लिख लेते हैं हम, E इज इक्वल टू V बाई डी, D कॉन्स्टेंट V कॉन्स्टेंट, यहाँ पे देखिए V कॉन्स्टेंट है तो ये भी कॉन्स्टेंट रहेगा। यहाँ पे V डिक्रीज कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे देखिए बेटा और क्या चीजें हो सकती हैं, क्या इनके साथ और कोई कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। आप डाइलेक्ट्रिक भी डाल लो और इसको दूर भी ले जाओ, पास भी ले आओ, वो इफेक्ट कैसे देखेंगे। डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, कंप्लीटली फिल कर दिया तो K आएगा। डिस्टेंस बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस कम होगा, एरिया बढ़ाओगे कैपेसिटेंस बढ़ेगा।
ठीक है, तो यहाँ पे ये चैप्टर हमारा खत्म होता है बेटा। अब आपको मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन करने हैं, क्यूमुलेटिव के जो आपके बचे हुए हैं वो, और आज के टॉपिक पे हमारे ऑलमोस्ट 40 या समथिंग प्लस हो उतने क्वेश्चन हैं, लगभग 40 के अराउंड क्वेश्चन हैं। अगर आपको एक काम ज़्यादा लग रहा है तो आपको एक दिन का टाइम दे दिया जाएगा, पर ये चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है। अब आपको अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है टेस्ट के लिए। तो आज का हमारा काम रहेगा मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करना, ये जरूर कर लेना। और इसमें जो चीज़ें थी बेटा आज के कंटेंट में, ये हमारे बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं साथ साथ।